कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट देता है। जब एक हम वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या देता है, एसिडिक सॉल्यूशन सॉल्ट देता है। और जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ कराते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ कराते हैं तो वो क्या देता है, हमें बेसिक सॉल्ट देता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सॉल्ट्स लिखवा रही हूँ जिनके कॉमन नेम देकर उनका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है या उनका जर्नल नेम देकर फॉर्मूला पूछा जाता है। जैसे कि उनका केमिकल नेम दे देंगे आपको, सोडियम क्लोराइड दे दिया, पूछेंगे फॉर्मूला क्या है, या फिर उसका कॉमन नेम दे देंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट या फिर हम इसको नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं जो हम डेली लाइफ में खाते हैं। ये कैसे बनता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा NaCl बनता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम क्लोराइड, कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट और ये रिएक्शन जिस तरीके से ये बनता है। क्लियर? नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जर्नली हम इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जर्नली इसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा कैसे मिलता है, जब हम कॉमन सॉल्ट NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सॉल्ट इज सोडियम हाइड्रोजन हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। क्लियर है? बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब हम NaCl को सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन, इसके साथ बनाती है वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बेकिंग सोडा इज दिस वन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसके यूजेस कहां पर होते हैं, दिस इज अमोनियम क्लोराइड NH4, ammonia is NH3, NH4 is ammonium, this is ammonium chloride। अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? बेकिंग सोडा हम कहां कहां यूज करते हैं, क्या क्या बनाने में, जैसे कि
प्रोडक्ट्स हैं उन सब के अंदर बेकिंग सोडा या फिर अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो है कहाँ पर, फायर एक्सटिंग्विशर। सुना है? हाँ जी, अलम बोलते हैं, अलम फिट करिए। केमिकल फॉर्मूला बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले आप ये देखिए, आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा है? फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी? फायर एक्सटिंग्विशर हम किस लिए यूज करते हैं? तो आप कैसे पूछती हैं? फायर एक्सटिंग्विशर से पानी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फायर एक्सटिंग्विशर से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो वो ऑक्सीजन बनती, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है? ये फायर एक्सटिंग्विशर का मान लो एक बॉटल है, उसके अंदर क्या होता है? बीच में हमारा नोजल होता है, ठीक है, और उसके साइड में एक इग्निशन ट्यूब लगी होती है जिसके अंदर हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और नीचे, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस होता है ये, ठीक है। और इसके साथ नीचे सारा क्या प्रेजेंट होता है? हमारा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। जब ये H2, जब हम इसको प्रेस करते हैं ऊपर, यहाँ से नोजल से जब हम इसको प्रेशर से प्रेस करते हैं, तो ये जो इग्निशन ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये ब्रेक होकर कहाँ गिर जाता है? बेकिंग सोडा के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनका रिएक्शन, अच्छा, ये जो इग्निशन ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये बेकिंग सोडा के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनमें आपस में रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगती है। क्लियर है? तभी अंदर क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्पीड से बनती है और एक प्रेशर मेंटेन होता है, वो प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिससे हम आग बुझा देते हैं। तो मेन यूज जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो कहाँ पर है? फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? वॉशिंग सोडा को केमिकली हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला इज, ये सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलता है? जब हम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इट विल गिव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इक्वेशंस नहीं आते हैं, बट इनके नाम भी याद रखिएगा, किसको क्या कहते हैं। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कहाँ से बनता है, क्या दूसरे केमिकल से या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जनरल नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, क्लियर है? ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ। दिस इज Ca(OH) इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 इज क्लोरीन। जब हम इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। हाँ जी, ओके। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। क्लियर है? ब्लीचिंग पाउडर कहाँ का यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस ब्लीच यूज करते हैं वाटर क्लीन करने के लिए। हाँ, ये हमारे लॉन्ड्री कलर्स को ब्लीच करने सॉरी जितने हमारे क्लोथ्स होते हैं, कॉटन क्लोथ्स, उसको ब्लीच करने के लिए यूज होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज होता है, और फेस पे भी लोग और बाल डाई करने के लिए ब्लीच करते हैं पहले, तो इसके यूजेस वहां पर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP सुना आपने? दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब हम जिप्सम इसको कहते हैं जिप्सम, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर से इसके जो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल है वो गायब हो जाता है और बचता है हमारे पास CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O उड़ जाता है इसके अंदर से। दिस थिंग इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? हाँ जी। केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है? आप कुछ सॉल्ट्स, ये कुछ मेन सॉल्ट्स हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं आपसे, या फिर ये पूछते हैं ये कहाँ से बने हैं, केमिकल फॉर्मूला, इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपने देखा कलरफुल होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम, निकल सल्फेट, ठीक है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट, इस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। तो ये जो कलर होता है ये किस वजह से होता है पता है आपको? जितने जितने भी सॉल्ट्स होते हैं कलरफुल, इन सारे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके सॉल्ट के अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जैसे कि कॉपर सल्फेट का फॉर्म होता है CuSO4.H2O, मतलब इसके अंदर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रेजेंट है, ठीक है। 0.5H2O, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रेजेंट है। जैसे आप इस सॉल्ट को लेंगे, कॉपर सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और आप इसको हीट करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे इसका ब्लू कलर जो है वो गायब होने लगेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि वाटर जो है वो स्टीम फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस आप इसमें 1 ड्रॉप वाटर डालेंगे तो फिर से ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये जो कलर आते हैं सॉल्ट्स के अंदर, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर है? ओके, अब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर मैं ब्लड स्टार्ट कर देती हूँ। क्लियर है सारा? हीट कैसे बनती है, मतलब आग जो जल जाती है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब फ्रिक्शन, दो चीजें आपस में कोलाइड करते हैं तो उसमें हीट अपने आप प्रेजेंट हो जाती है।
जब आप दो चीजों को एक दूसरे पर रब करते हैं तो क्या होता है, हीट अपने आप जनरेट होती है। हेलो, हाँ जी, आप लोग को मजाक लग रहा है क्या? आप लोग हंस रहे हैं पीछे से। इतना डाइवर्ट कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं आज पीछे। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जो ब्लड होता है दैट इज 7% ऑफ द टोटल वेट। 7% उनके टोटल वेट का ब्लड प्रेजेंट होता है। मतलब कि अगर किसी का एवरेज वेट 60 है तो 60 का 7% क्या होगा, ब्लड। क्लियर है? ओके। और अगर हम लीटर्स के अंदर बात करते हैं, ये तो परसेंटेज के अंदर है, लीटर्स के अंदर बात करते हैं तो 5 to 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर। एवरेज ह्यूमन के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। इसके बाद ब्लड जो है वो हमारा दो पार्ट से मिलकर बना है। वन इज प्लाज्मा and second one is corpuscles। ठीक है, ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और एक कार्पसल्स। प्लाज्मा जो होता है दैट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और कार्पसल्स जो होते हैं दैट आर सॉलिड। क्लियर है? प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 60% होता है। ब्लड के अंदर 60% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 40% कार्पसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा मैंने आपको बताया लिक्विड पार्ट होता है और 60% होता है टोटल ब्लड का। ठीक है, प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है वो होता है 90 to 92% वाटर। ठीक है, 7 to 8% प्रोटीन, क्लियर है, 0.9% सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होगा? प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करता है बट वो ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट करता। प्लाज्मा का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या होते हैं ये तीनों चीजें? हाँ जी, हाँ, मैंने आपसे पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हार्मोन्स को करता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को करता है। तो ये तीनों क्या हैं? ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? बॉडी की सीक्रेशन। हाँ जी, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारा ग्लैंड सीक्रेट करते हैं और बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, हम उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा का, अब ये सारी चीजें आपस में मतलब अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वहां से फूड
बाकी पार्ट्स में किडनी, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, वहाँ तक जो एनर्जी है वो किसके थ्रू जाती है? प्लाज्मा के थ्रू जाती है। ठीक है, अब जिस भी ग्लैंड ने जहाँ भी जो भी हार्मोन सीक्रेट किया है उसको थ्रू आउट द बॉडी जाना है कहीं भी, तो वो किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर जाना है तो वो अपने एक्सक्रीशन वाले ऑर्गन तक किसके थ्रू जाएंगे? प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मा का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हाँ जी, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये था प्लाज्मा का फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम कार्पस्कल्स की। कार्पस्कल्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो कार्पस्कल्स क्या है? सॉलिड पार्ट है। ठीक है, 40% बनाते हैं ब्लड का, और ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप रेड ब्लड कार्पस्कल्स, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबीसीज। ठीक है, सेकेंड इज व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, that is WBCs, and third one is platelets. Clear है? Okay. सबसे पहले बात करते हैं आरबीसीज की। आरबीसीज का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। Scientifically they are called erythrocytes. They are biconcave in shape. Biconcave क्या होता है? Next is they are biconcave in shape. Biconcave क्या होता है? जैसे आपने एम पे लिवर टॉफी देखी, एम जैसे उस टॉफी का शेप होता है, एक्चुअल में आरबीसी हमारे उसी शेप के होते हैं। क्लियर? इसके बाद आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। दे डोंट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस एक्चुअली में इट इज अ सेंटर, इट इज अ माइंड ऑफ सेल, बट और ये हमारा डीएनए को कैरी करता है। बट आरबीसीज का जो डीएनए है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही रहता है। जैसे कि ये मान लो एक सेल है या आरबीसीज है, इसका बीच में न्यूक्लियस नहीं है और फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, फ्लूइड है इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म, तो उसका डीएनए जो होता है वो बीच में ही पड़ा रहता है इस तरीके से। हाँ, डीएनए जो है इसका वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, न्यूक्लियस नहीं होता। अदरवाइज सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस हमारे डीएनए को कैरी। आरबीसीज बनते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। व्हाट इज बोन मैरो? हमारी जॉइंट्स के बीच में या हड्डी के बीच में, क्योंकि हमारी हड्डी हॉलो होती है, खाली होती है, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। आरबीसीज और बाकी एनिमल्स में इट इज व्हाइट इन कलर, बट ह्यूमंस के अंदर द बोन मैरो इज रेड इन कलर, नहीं रेडिश होता है। ठीक है, तो बोन मैरो में बनते हैं ये बोन्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है? और इनका लाइफ स्पैन, क्योंकि आपको पता है हर चीज जो कि लिविंग है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। अब इनका क्योंकि लाइफ स्पैन 120 डेज है तो 120 दिन बाद एक सेल मर जाएगा। सबका मैक्सिमम टाइम 120 डेज होते हैं। तो ये खत्म कहाँ होते हैं जाके? ऐसा नहीं कि ब्लड जहां भी है, अगर लीवर के अंदर ब्लड तो सॉरी अगर किडनी के अंदर हमारा ब्लड है तो किडनी के अंदर सेल मर जाएंगे, नहीं। जब इनका लाइफ स्पैन खत्म होने वाला होता है तो ये डिस्ट्रक्शन के लिए, खत्म होने के लिए कहाँ पर आते हैं? लीवर में। दे डिस्ट्रक्ट इन लीवर। इसके बाद इसीलिए क्योंकि लीवर में इनका डिस्ट्रक्शन होता है, ये खत्म लीवर में जाके होते हैं, that's why it is called, liver is called grave of RBC।
आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, वन इज हीम एंड अदर वन इज ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है, हीम इज आयरन, ठीक है, एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, आयरन एंड प्रोटीन। और वो आयरन जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, उस आयरन को हम कहते हैं हेमेटिन। उस आयरन, वो पर्टिकुलर आयरन का नाम है हेमेटिन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का कलर रेड होता है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी पेपर्स के अंदर कि हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, प्रोटीन, और दो कोई और ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन हीमोग्लोबिन के लिए आता है तो इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल अपने साथ 4 मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, या तो ऑक्सीजन के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकता है तो क्या फंक्शन होना चाहिए? इसका मतलब है किडनी प्यूरिफाइज द ब्लड। आरबीसीज इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, हाउ कैन इट प्यूरिफाई? क्योंकि ये एट अ टाइम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, तो इट विल ट्रांसपोर्ट। इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या होता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और इनहेलेशन में वो ऑक्सीजन या एयर कहाँ जाती है, हमारी लंग्स में जाती है। लंग्स में आरबीसीज क्या करते हैं, या हीमोग्लोबिन लंग्स से क्या करता है, लंग्स को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है और लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेता है। और फिर जब लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है तो इट विल ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी। तो मेन फंक्शन होता है आरबीसीज का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसीज, जिनका केमिकल नेम होता है या साइंटिफिकली इनको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये दे आर इरेगुलर इन शेप। जैसे अमीबा देखा आपने, बिल्कुल अमीबा की तरह ये इस तरीके से कुछ शेप्स में होते हैं, ठीक है ना, इरेगुलर शेप होती है इनकी। और दे कंसिस्ट न्यूक्लियस, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? इनका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, बोन मैरो में। They also take place in, या they are also formed in bone marrow. इनका जो लाइफ स्पैन होता है that is 2 weeks. और इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है that will takes place in liver. ये भी हमारे लीवर में जाके डिस्ट्रक्ट होते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो इनका लाइफ स्पैन आई टोल्ड यू, ओके। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है डब्ल्यूबीसीज का? दे कॉन्स्टिट्यूट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं या फिर ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फाइटर ऑफ द बॉडी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स।
दे आर राउंड इन शेप बट इरेगुलर, मतलब राउंड तो होते हैं बट एकदम सर्कल की तरह राउंड नहीं होते। ओके, एंड फॉर्मेशन इनकी भी कहाँ होती है? बोन मैरो में। क्लियर है? लेकिन इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है या फिर जो मरते हैं वो कहाँ जाके मरते हैं? स्प्लीन में। Destruction takes place in spleen. Lifespan is 3 to 5 days. पैनक्रियास के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा ऑर्गन होता है स्प्लीन, जो कि हमारे बी सेल्स और टी सेल्स बनाता है, जो कि इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। बी और टी सेल्स होते हैं, ठीक है। वो एक फंक्शन है प्लेटलेट्स का, मेन फंक्शन होता है इसका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ये कैसे ब्लड क्लॉट करते हैं पता है आपको? क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग में? जहां पर चोट लगती है वहां पर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, जहां पर आपको घाव है वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेस, ये क्या है? एंजाइम है। ये क्या करते हैं? थ्रोम्बोकाइटिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम के साथ मिलकर क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम के साथ मिलकर इस इनएक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं? एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन के अंदर चेंज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन या इसका दूसरा नेम है थ्रोम्बोकाइनेस, ये क्या करते हैं? कैल्शियम के साथ मिलकर इनएक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन के अंदर, जो कि क्या है? एक्टिव है, ठीक है। अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन मिलता है किसके साथ? एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजन, एक्टिव कर देते हैं थ्रोम्बिन के अंदर। अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर इसको एक्टिव करता है, इसको बनाता है ये फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि हमें जरूरत, इस प्रोटीन की जरूरत होती है क्लॉटिंग के लिए। अब ये फाइब्रिन क्या करता है? क्लियर है? हाँ, तो थ्रोम्बिन जब एक्टिव हो जाता है तो ये फाइब्रिनोजन के साथ मिल जाता है। फाइब्रिनोजन जो है वो एक क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है उसकी एक्टिव फॉर्म में, दैट इज फाइब्रिन। जब फाइब्रिन बन जाता है, अब ये जो एक्टिव फाइब्रिन है ये क्या करता है? फाइब्रिन हमारे प्लेटलेट्स के साथ मिलता है, ठीक है, और विटामिन के की प्रेजेंस में क्या कर देता है? ब्लड को क्लॉट कर देता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किया था वो किया था कार्ल लैंस स्टीनर ने। अब जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, हमारे आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन जब आता है वो पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो दैट इज कार्ल लैंस स्टीनर। बहुत बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसीज में जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। हर एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का अपना पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल
यानी बैक्टीरिया वगैरह जिसको हमारी बॉडी नहीं जानती, हम उसको क्या कहते हैं, फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी उसके रिएक्शन में क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। चलिए अब देखिए ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 4 टाइप। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा रही हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। अब ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए के पास जो एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप ए के लिए ही होगा। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनाएगा, ये बी के खिलाफ। ठीक है, बी के अंदर बी पाया जाएगा और एंटीबॉडीज बनाएगा ये ए के खिलाफ। ए बी के अंदर दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे, ए बी और बी बी। ठीक है, और एंटीबॉडीज ये किसी के खिलाफ नहीं बनाता। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है लेकिन ये एंटीबॉडीज ए और बी दोनों के लिए ही बनाता है। अब आप समझ सुनिए से क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो प्रोटीन है वो ए होगा। ठीक है, अब अगर आप ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे को अगर खून की जरूरत है और आप उसको ब्लड ग्रुप बी चढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसकी जो बॉडी है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास एंटीजन किसके लिए है, सिर्फ ए के लिए। ब्लड ग्रुप ए के पास तो ए वाला ही है ना, तो अगर आप उसको बी वाले का खून चढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी बॉडी के पास तो कोई मेमोरी है ही नहीं कि उसके पास कोई बी ब्लड ग्रुप है या नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको बी का ब्लड ग्रुप चढ़ाना शुरू कर देंगे वैसे ही उसके इम्यून सिस्टम क्या करेगा, बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ए का ब्लड ग्रुप बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। मतलब कि अगर आप ए वाले को बी वाले का खून देंगे तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की और वो बंदा मर भी सकता है क्योंकि वो बी ब्लड ग्रुप को क्या समझती है कि ये हमारा दुश्मन है, फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है ना, इसी तरीके से जब आप बी वाले के अंदर बी के लिए एंटीजन होगा, एंटीबॉडीज वो बनाता है ए बी के लिए। ठीक है, लेकिन जो ए बी है उसके बाद दोनों ही एंटीजन होते हैं, ए वाला भी होता है और बी वाला भी होता है, और वो एंटीबॉडीज किसी भी के भी खिलाफ नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप उसको ए का ब्लड ग्रुप दोगे तो उसकी बॉडी पहचान लेगी क्योंकि उसके पास एंटीजन है ए वाला भी। खाली बी देंगे तो बी को भी वो रिकॉग्नाइज कर लेगा क्योंकि उसके पास बी भी, और ए भी देंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा और ओ देंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं तो बॉडी रिकॉग्नाइज क्या करेगी। तो ए बी जो है वो ए वाले का ब्लड भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी अपना भी ले सकता है और ओ वाले का भी ले सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, इसी तरीके से ओ वाला, क्योंकि ओ वाले के पास एंटीजन कोई नहीं होता लेकिन वो एंटीबॉडीज बनाता है ए और बी दोनों के खिलाफ। तो आप उसको ए का ब्लड ग्रुप देंगे, बी का देंगे या ए बी का देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो और लेकिन वो ब्लड सबको दे सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो बॉडी कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करने देगी और वो अलाउ करेगी कि ब्लड बॉडी में चला जाए। तो ओ वाला बंदा ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता किसी से भी। इसीलिए ओ वाले को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अब एक चीज होती है ब्लड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने आरएच फैक्टर सुना है, जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है हम कहते हैं उसका ब्लड पॉजिटिव है, जिसमें नहीं होता तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है ब्लड के अंदर कि ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी।